Hello everyone, Dr. Anjali this side. So today let's talk about the antibodies in COVID-19, whether after infection or vaccination. So first of all, what is antibodies? So it is a protein made by the immune system of our body against the infection caused by the virus and prevent us during future occurrence by those same virus infection. So these are made by the plasma cells in our body. So what are the types of antibodies formed in your body after the COVID-19 infection and vaccination? So first is neutralizing antibody and second one is non-neutralizing और बाइंडिंग एंटीबॉडीज़. सो आजकल लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एंटीबॉडी टेस्ट कराऊँ, न्यूट्रलाइजिंग क्या होता है, नॉन न्यूट्रलाइजिंग क्या होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ क्या होता है. सो हम आज के पूरे इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में, ये इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन दोनों के बाद जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं उसके बारे में है. सो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ आर वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़. ये किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनती है. सो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ SARS-CoV-2 कोरोना वायरस. सो ऑरेंज में जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर स्पाइक प्रोटीन्स. सो ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ होते हैं दे जस्ट गेट अटैच टू दीज स्पाइक प्रोटीन्स एंड किल देम. या आपकी बॉडी में अगर ये वायरस आ गया तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बने इन्फेक्शन के बाद या इन्फेक्शन के टाइम या वैक्सीनेशन के बाद. इन्हें चारों तरफ से स्पाइक प्रोटीन को घेर लिया और सेल्स के अंदर, जो कि ह्यूमन सेल डायग्राम आपको राइट साइड में दिख रहा है कॉर्नर पे, ये इन सेल्स के अंदर इनको नहीं जाने देते. सो ये एंटीबॉडीज़ कितने टाइप की होती हैं? दे आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़. फर्स्ट इज एंटी स्पाइक एंटीबॉडी एंड सेकेंड इज एंटी न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडी. तो ये कब बनते हैं? दे आर टिपिकली जनरेटेड अबाउट 5 to 10 days पोस्ट इन्फेक्शन और पोस्ट वैक्सीनेशन. बट इसका जो पीक वैल्यू आता है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका दिखता है, वो 20 से 30 दिन के अंदर दिखता है. सो ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है फॉर 4 to 6 month और लॉन्गर, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी. एंड टिपिकली दे प्रोड्यूस नेचुरल इम्यूनिटी. आपकी एंटीबॉडीज़ नेचुरली आपकी बॉडी में बनते हैं. नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन एंड कोवैक्सीन्स में कौन कौन से एंटीबॉडीज़ बनते हैं. तो कोविशील्ड, जैसे कि हमको पता है कि इसमें पूरा वायरस नहीं डाला गया. कोविशील्ड में सिर्फ ये वायरस के स्ट्रक्चर का जो रेड कलर का स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है, सिर्फ वो उठा के उस वैक्सीन में डाल दिया गया. सो अगर एक जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी इसके लिए बनेगी वो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी बनेगी. बट अगर जिनको कोवैक्सीन्स लगा है, कोवैक्सीन में हमको ये पता है कि पूरा का पूरा वायरस उठा के वैक्सीन में डाल दिया गया. सो इसकी जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ बनेगी एंड एंटी न्यूक्लियोकैप्सिड एंटीबॉडी बनेगी. सो हियर इज़ वन सिनेरियो कि अगर मैंने कोविशील्ड लिया, ओके, मैं मार्केट गया और लैब में मैंने चाहा कि मैं अपना एंटीबॉडी देखूं कि वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी बना या नहीं बना. बट मैंने लगवाई तो कोविशील्ड है. मैं गया लैब वाले से, मैंने प्राइस पूछे सबके, तो सबसे सस्ता टेस्ट जो होता है वो न्यूक्लियोकैप्सिड का टेस्ट होता है, 250 से 300 रुपये का, और जो सस्ता है वो अच्छा है. सो मैंने बोला हाँ ठीक है, आप मेरा न्यूक्लियोकैप्सिड का टेस्ट कर दो. तो वो मेरा एंटीबॉडी नेगेटिव आएगा क्योंकि ली तो मैंने कोविशील्ड है और एंटीबॉडी तो स्पाइक के अगेंस्ट बनेगा. सो अब मैंने न्यूक्लियोकैप्सिड कराया. अब मुझे टेंशन हो गई कि अरे ये तो वैक्सीन से एंटीबॉडी बनी नहीं. तो आप ये बात ध्यान रखें कि जिनने कोविशील्ड लगवाया है, अगर वो जाते हैं अपना टेस्ट कराने तो वो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी का टेस्ट कराएं, ना कि न्यूक्लियोकैप्सिड का. सेकेंड, कोवैक्सीन वाले दोनों में से कोई भी टेस्ट करा सकते हैं. सो बेटर टू गो विथ स्पाइक एंटीबॉडीज़. Now what are the non-neutralizing और द बाइंडिंग एंटीबॉडीज़? ओके, तो ये इनको हम बाइंडिंग एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं. दे आर ऑफ 3 types:
IgG एंड IgA। तो आप इसको ऐसे याद करें कि अगर किसी भी बच्चे की तबीयत खराब हो, कोई झगड़ा हो, कोई परेशानी हो, तो सबसे पहले उसकी मम्मी उठ के आती है, मम्मी उसको बचाती हैं। सो IgM से आप ये याद करें कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, ओके, कोई भी रिएक्शन हो रहा है फॉरेन बॉडी से, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस आपकी बॉडी में गया, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले IgM, जिसको हम मम्मी एंटीबॉडी कहते हैं, सब नहीं कहते हैं, मैं कहती हूँ। सो IgM आपकी बॉडी में आया, मम्मी एंटीबॉडी आई, तो वो एंटीबॉडी कब आती है? तो आज आपका फर्स्ट डे है कोरोना का, वो एंटीबॉडी डेवलप होती है, जैसे कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि 3rd से 7th डे के बीच में। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे आज सिम्टम आए और मैंने IgM एंटीबॉडी का टेस्ट करा लिया और वो नेगेटिव आया तो मुझे टेंशन होगी। आप इससे समझे कि 3rd से 7th डे आपका IgM पॉजिटिव आता है। ओके, अब उसके पीछे पीछे मम्मी लड़के थोड़ा सा थक गए, अब पीछे पीछे उनका एक चमचा है, दैट इज़ IgG, मम्मी जी। ओके, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सो IgM बॉडी में रहता है, उसमें ही 7th डे में, ओके, 7th डे पे हमारी बॉडी में IgG एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होता है। इसके बाद IgG, अब इस ड्यूरेशन में आप इस ग्राफ में देखेंगे कि इन बिटवीन 7 to 21, ओके, 7 to 21 के बीच में आपका IgM IgG दोनों पॉजिटिव आएगा। तो हम जो कहते हैं कि टोटल एंटीबॉडी कंटेन्स IgM एंड IgG, जो कि काफ़ी लोगों ने टेस्ट कराया। ओके, तो वो टोटल एंटीबॉडी के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि ये आपको एक तो ये नहीं बताएगा कि वेदर यू हैव रिकवर्ड और नॉट, क्योंकि ये IgM और IgG किसको कैलकुलेट कर रहा है टोटल में, ये हमको नहीं पता होता। सेकेंड इज इट इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट, मतलब ये आपको बताएगा कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट वो ये एंटीबॉडीज़ की वैल्यू नहीं बताता है। ओके, अब आप ये चीज़ याद रखें कि IgM जो है, जैसे कि इस ग्राफ में 21 डेज़ का तक दिख सकता है, बट आफ्टर 9 to 10 डेज़ वो आपकी बॉडी में डिक्रीज़ होने लगता है, एंड जो पीक पॉइंट होता है उसका वो 7 डेज़ के आसपास होता है, बट इट गेट डिसअपियर्स 35 to 40 डेज़। सो अगर मैं 40 दिन के बाद या 30 दिन के बाद मैंने अपना IgM का टेस्ट कराया तो मेरा IgM नेगेटिव आएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इनिशियली अगर आपको इन्फेक्शन हुआ, सो IgM एंटीजन के अगेंस्ट बनता है, तो ये इसकी एंटीबॉडी एंटीजन को भी काउंट कर लेती है। ओके, सो इट डजंट टेल यू अबाउट वेदर यू हैव रिकवर्ड और नॉट। तो आप अगर अभी रिकवरी फेज में है तो आप IgM ना कराएं। IgM स्टार्टिंग के फेज में होता है कि जब आपका इन्फेक्शन एक्टिव होता है, तो IgM एक्टिव इन्फेक्शन को बताता है। ओके, अब हम आते हैं IgG। सो 7 डे के बाद ये बनना स्टार्ट होता है, पीक 21 डेज़ के पहले होता है, और ये लाइफ लॉन्ग आपकी बॉडी में रहता है। मैक्सिमम थोड़ा काम करता रहता है, बट 3 to 6 मंथ तक ये मैक्सिमम काम करेगा, उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन। ज़रूरी नहीं है 6 मंथ, काफ़ी लंबा 1 year 2 years या लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है, लेकिन इट्स डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी इम्यून सिस्टम। सो आप यहाँ से समझ गए कि IgM एंटीबॉडी का टेस्ट कब कराना है, IgG का टेस्ट क्या कराना है। दीज नॉन न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट आर दी नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। कोरोना के साथ आपकी बॉडी में काफ़ी ऑर्गन डैमेज हुआ, उस ऑर्गन ने अलग तरीके से रिएक्ट किया। ओके, तो आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वेदर दीज एंटीबॉडी got positive due to COVID-19 और the reaction caused by the other organs। वो ऑर्गन की वजह से, या जो मुझे कहीं पे लंग्स में इन्फेक्शन है, अगर मुझे ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स होते हैं, मुझे कोई दूसरी भी बीमारी है, तो भी आपके IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर नहीं बनते हैं। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कोरोना वाला एंटीबॉडी है कि नहीं है। सो हियर अगेन आई वुड लाइक टू से दिस, द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक। अगर आपको टेस्ट कराना है, जो कि WHO ICMR ने रिकमेंड नहीं किया है कि एंटीबॉडी टेस्ट कराना है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एंटीबॉडी टेस्ट, तो आप
न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट कराएं. नाउ व्हेन टू गेट एंटीबॉडी टेस्ट डन. सो अर्लीस्ट अगर आप कराना चाहते हैं तो पहले 14 डे था, अब 17th डे हो गया है. एंड आइडियल टाइम इनिशियल में 3 वीक्स था, बट अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसमें 90 days to 3 months तक आप अपना टेस्ट करा सकते हैं. देर आर मैनी ऐसे प्रेजेंट इन द मार्केट, बट द अपर लिमिट फॉर एवरी ऐसे इज़ 90 days. जो उनकी अपर लिमिट है, जो भी वो अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं एंटीबॉडीज़ के लिए, उनका अपर लिमिट 90 days का है. सो एक जो सेफेस्ट पीरियड हम मान के चलते हैं दैट इज़ 90 days to 3 months. नाउ दिस इज़ द सैम्पल रिपोर्ट ऑफ द पर्सन. अगर आपके पास भी है, आपने अपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया होगा, तो आपको भी ऐसी रिपोर्ट दिखती है कि जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव है या वैल्यू मोर देन 1. जैसे आप IgG कराते हैं तो उसमें दिखता है 1.40. अगर लेस देन 1.40 है देन इट इज़ नेगेटिव फॉर एंटीबॉडीज, मोर देन 1.40 इज़ पॉजिटिव फॉर एंटीबॉडीज IgG. ओके, अगर आप टोटल एंटीबॉडीज़ कराते हैं देन आपको ये पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं. सो द पीपल, ऐसा लिटरेचर्स में देखा गया कि द पीपल हु वर एसिम्टोमेटिक और माइल्ड, जो घर में थे, जिनको माइल्ड सिम्टम थे या कई लोगों को सिम्टम्स भी नहीं आए, दे हैव लो एंटीबॉडी लेवल्स. इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बने हैं. Okay, but the people who have had the severe disease or the severe form of the COVID-19, they develop higher level of antibodies. तो आप इसको ऐसे याद करें कि अगर किसी परिवार में 4 लोगों ने एंटीबॉडी का टेस्ट कराया, ओके, 3 लोगों ने 1 से ज़्यादा सबका है, लेकिन किसी का 14 है, 15 है, 16 है, बट किसी एक मेंबर का 500 है, 600 है. और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ इनका इतना ज़्यादा क्यों बन गया, हमारा इतना कम क्यों है. सो दो इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. सबसे पहले कि उनको COVID-19 के सिम्टम्स थे क्या. ओके, अगर उनके एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स थे तो हो सकता है कि उनके बॉडी एंटीबॉडीज़ इसलिए थोड़े से कम बने. लेकिन अगर जो सीवियर लोग हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जो पेशेंट्स, उनकी एंटीबॉडीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हैं. एंड दूसरा फैक्टर जो इसमें हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ ज़्यादा है या कम है, आपका इम्यून सिस्टम. ओके, देयर इज़ वन एक्सेप्शन इन दिस कि अगर किसी को सीवियर फॉर्म की डिसीज़ थी, लेकिन अगर वो इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं या HIV है, एड्स है, कैंसर्स है, इन सब में ऑलरेडी आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम लो होता है. तो आपको कोविड हो गया, उसके बाद भी आपका एंटीबॉडी कम बनेगा, वैक्सीनेशन के बाद भी आपका एंटीबॉडी कम बनेगा, बिकॉज यू आर ऑन इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स. काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है. एंड दूसरा ये होता है कि कंडीशंस लाइक HIV, कैंसर, इसमें आपका इम्यून सिस्टम या जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो लो बनती हैं. नाउ जैसे कि मैं अभी तक बोलती आ रही हूँ कि विच एंटीबॉडी टेस्ट शुड बी डन. सो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी आप करा सकते हैं. ओके, क्योंकि अब इसमें भी आपको ध्यान देना है कि क्वालिटेटिव करा रहे हैं या क्वांटिटेटिव करा रहे हैं. आपको लैब में जाना है और आपको ये बोलना है कि मुझे क्वांटिटेटिव टेस्ट कराना है. क्वालिटेटिव आपको सिर्फ बताएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. क्वांटिटेटिव टेस्ट विल टेल यू द अमाउंट और द अपर लिमिट ऑफ योर एंटीबॉडीज. सो रिमेंबर द थंब रूल दैट जस्ट go for the spike antibody. It should able to give you easy coverage for most of the vaccine available in the market. So according to FDA, जिससे ब्लड बैंक के गाइडलाइंस चलते हैं, ये उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपका मोर देन 30% एंटीबॉडी बनता है बॉडी में, तब आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव टेस्ट. सो रिमेंबर 3 थिंग्स दैट सबके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बाकी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं. सो आप ये चीज़ याद रखिए कि ऑल वैक्सीन्स प्रेजेंट इन द मार्केट बेस्ड ऑन दी वुहान स्ट्रेन, ऐसा लोगों का कहना है. सो डू इट एस्केप डेल्टा वेरिएंट. So the practically what has been shown in the literature so far that कि अभी तक की जो भी
वैक्सीन जो भी स्टडीज़ हुई हैं उनमें ये बोला गया कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो डेल्टा के अगेंस्ट भी है, लेकिन अभी स्टडीज़ चल रही है, मैं तो आपको एफिकेसी नहीं बता सकती, बट इनकी स्टडीज़ जब कंप्लीट होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर द